वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो यूकैरियोटिक सेल्स में बाकी के जो सेल्स बचे हुए हैं उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल वॉल पढ़ी थी। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट और एनिमल सेल में किस तरह से काम कर रहे हैं, और सेल वॉल प्लांट सेल में किस तरह से काम कर रहा है, कितना रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। एक ऐसा ऑर्गेनेल का पूरा ग्रुप जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स लाई करते हैं ना, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है उनके कामों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चारों इंक्लूडेड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि इन चारों के जो फंक्शंस होंगे ना, इन चारों का जो रोल होगा हमारे सेल के अंदर, वैक्यूल तो वैसे सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, पर बहुत छोटे छोटे। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब ऑर्गेनल्स का जो रोल है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होते हैं। मतलब एक का काम दूसरे के काम से रिलेटेड होगा, दूसरे का काम तीसरे के काम से रिलेटेड होगा, और तीसरे का चौथे से, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आपस में एक मैनर में, एक अलाइनमेंट में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने का जो सिस्टम होता है सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक ही जगह पर होगा, वो एक से ज़्यादा जगह पर भी स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकता है। नाउ ER शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट। देखो पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में। ये जो आप बाहर की लेयर देख रहे हो जिसमें छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, और एक जो अंदर की लेयर आप देख रहे हो, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स इसमें प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। इसे 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। ल्यूमिनल स्पेस जो इनसाइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो साइटोप्लाज्म के तरफ है। ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब ध्यान से सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरीके का होता है। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इनसाइड अ सेल। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। जिन 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ और राइट कह रही हूँ मैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ You must be wondering what is the difference between rough and smooth। क्यों रफ को रफ कहा गया है, क्यों स्मूथ को स्मूथ कहा गया है? तो आइए देखते हैं इसके बारे में, क्यों इसको स्मूथ और रफ बोला जा रहा है। अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे छोटे छोटे बीड्स जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज राइबोसोम। ठीक है, छोटे छोटे जो राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोटीन की सिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनसाइड अ सेल, उन्हें बोला जाता है राइबोसोम। और ये वो राइबोसोम होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसके वजह से उसका सरफेस रफ अपीयर होता है। दैट इज जस्ट एन अपीयरेंस, दिखने में वो रफ जैसा लगता है, इसीलिए उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन होगा, जैसे इतना दूर का जो पोर्शन है, इसमें आप कोई भी राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप इसके सरफेस पर नहीं देखोगे।
इनफैक्ट इसका जो सरफेस होता है काफ़ी स्लिपरी स्मूथ सा होता है टेक्सचर में। क्यों? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड क्या है? फैट्स, ऑयल्स, इन सबके डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट बेयर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. क्या है? Protein synthesis and secretion, right? They are extensive and continuous with other membrane of nucleus. Extensive होंगे, continuous होंगे, और कहाँ तक? न्यूक्लियस के भी मेम्ब्रेन तक ये पहुंच जाएंगे। मतलब आप देखोगे जहाँ पर भी आपको न्यूक्लियस दिखेगा ना सेल में, वहाँ पे आप देखना आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूर प्रेजेंट होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट ओवर देयर। नाउ कमिंग टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज इट? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। इट इज अ मेजर साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER, यानी कि एनिमल सेल्स में लिपिड के जैसा एक जो हार्मोन होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे आपको डिफरेंस बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, है कि नहीं? ये है रफ वाला जिसमें आपको राइबोसोम्स के छोटे छोटे बीज स्ट्रक्चर दिखेंगे, और ये है बहुत ही स्मूथ वाला पोर्शन जहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा और वो आपको स्मूथ अपीयर भी होगा। अब हम आ जाते हैं अगले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल पे, एंड दैट इज गोल्जी एपरेटस। क्या है ये? गोल्जी एपरेटस है। ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही अंदर आता है, यानी ये भी काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में। गोल्जी एपरेटस क्या है? इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। बहुत ही ज़्यादा स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसे कैमिलो गोल्जी ने 1898 में ऑब्जर्व किया था। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन देख लो। कई बार पूछा जाता है गोल्जी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम अ सेल ऑर्गेनेल दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक। अब देखो यहाँ पर ना सिस्टर्ने लिखा हुआ है, तो सिस्टर्ने वर्ड जो है ना, ये हमेशा गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस में मतलब आप कनेक्ट करोगे। लेकिन क्रिस्टे वर्ड जो है, क्रिस्टोट्रफ्स जो बनते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स के अंदर, तो वहाँ पे क्रिस्टे आ जाएगा। बहुत बार नीट वगैरह के एग्जाम में भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पूछा जाता है नेम अ सेल ऑर्गेनेल कंसिस्टिंग ऑफ क्रिस्टे लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन में सब लिख दिया जाएगा, गोल्जी बॉडीज भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मान लो वैक्यूल भी है, प्लास्टिड भी है। क्रिस्टे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मान लो पूछ लिया जाएगा नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने स्ट्रक्चर, तो सिस्टर्ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडीज में ही देखा जाता है। तो यहाँ पे सिस्टर्ने पाया जाएगा अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का जो डायमीटर है इसका। These are stacked parallel to each other. Now सिस्टर्ने क्या है? They are concentrically arranged with convex cis phase and concave trans phase. ठीक है, तो cis and trans phases को totally different कर सकते हैं, पर वो connected होता है। यहाँ पे देखो कुछ phases ऐसे होंगे, जैसे ये वाला है तो ये cis phase हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है ये ट्रांस फेज हो जाएगा। तो दोनों सिस और ट्रांस फेज होने की वजह से ये क्या कहलाता है? सिस्टर्ने कहलाता है, राइट। न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये ल्यूमन है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको ल्यूमन बोला जाता है, ठीक है। दीज आर द सिस्टर्ने। डिस्क लाइक शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक पाइलअप किया हुआ रखा गया है, ऐसा वो अपीयर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग आ जाते हैं गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस में। क्या क्या फंक्शन है गोल्जी एपरेटस के? तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, जिसमें हम बता रहे थे कि
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, वेयरएज लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई काम गोल्जी एप्रेटस कर रहा होता है। तो जो सिक्रीट करेगा, सिक्रीट्स मटेरियल टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल, material to be packaged as vesicles from the ER fuse with the cis phase and move towards the trans phase. This is why Golgi apparatus remains in close association with the ER. अब समझ में आया क्या कहना चाह रही थी मैं? यानी कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बने प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन बनाया RER ने और लिपिड बनाया SER ने, ठीक है। तो वहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स बने उसकी पैकेजिंग, उसका स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होगा? गोल्जी बॉडीज़ में होगा। दैट इज़ वाई, अच्छा आप देखते होंगे जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह डेवलप होती है ना, उसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा खासा होता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छी होती है। ट्रक्स, ठीक है, ट्रक्स और बसेस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। बसेस क्या, बसेस तो एक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रक्स और जितने भी कैरियर वाले जो लोडर्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्ट बनने वाला है उसका ट्रांसपोर्टेशन रिटेलर्स के पास और बाकी आउटलेट्स के पास पहुंचना ज़रूरी है टाइम से, है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर दिक्कत आ जाएगी तो जो बना है फैक्ट्री में इतना ह्यूज मटेरियल, उसको कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा? तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं प्रोटीन और लिपिड के, और उसके अलावा भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स वगैरह, वो ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी एप्रेटस के सिस फेज में, और वहाँ से ये मूव करता हुआ ट्रांस फेज तक आता है। बेसिकली ये खुद भी उसे स्टोर करके रखेगा और उसकी पैकेजिंग करेगा प्रोटीन एंड लिपिड की, एंड उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है। चलो, प्रोटीन synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। इससे पहले कि सिस से होते हुए वो ट्रांसफेज तक आए, इसके बीच में जितना भी सिस्टरने वाला स्ट्रक्चर है वो सिस्टरने मेक श्योर करता है कि उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी पैकेजिंग, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग अच्छे तरीके से कर दी गई हो, एंड इट इज़ गुड टू गो टुवर्ड्स द ट्रांसफेज। क्योंकि ट्रांसफेज के बाद वो क्या होगा? सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू रिलीज हो जाएगा बाहर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी काम होता है गोल्जी एप्रेटस के अंदर। तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ गोल्जी एप्रेटस। व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अगर ध्यान से समझो तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज के साथ प्रोटीन का बाइंड होना, लिपिड के साथ ग्लूकोज का बाइंड होना, ऑलरेडी प्रोटीन और लिपिड इसके पास कहाँ से आया हुआ था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया हुआ था। इसे सिर्फ क्या करना था? मॉडिफिकेशंस करनी थी। और वो मॉडिफिकेशन कैसे हुई? गोल्जी एप्रेटस में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनकर हो गई। चलो, अब हम आ जाते हैं तीसरे तरह के सेल ऑर्गेनल पे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट सेल ऑर्गेनल। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, फॉर नो रीज़न एट ऑल, लाइसोसोम। बचपन में ना सारे बच्चों को ये याद होता है कि हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पर मुझे पता नहीं क्यों ये सबसे फेवरेट लाइन लगी थी बचपन से ही कि लाइसोसोम इज़ नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो अब हम आ जाते हैं लाइसोसोम में। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एप्रेटस। अब ये भी क्या है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे क्या बन रहे थे? सिक्रेटरी वेसिकल्स बन रहे थे आफ्टर मूविंग डाउन द ट्रांसफेज, ठीक है। तो ये क्या है?
ये कैसे बने हैं? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर जब आप देख रहे हो, ये जब ट्रांसफेज से होता हुआ ये छोटू छोटू सा वेसिकल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दिस इज नोन एज सेक्रेटरी वेसिकल। और लाइसोसोम क्या है? ये भी एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर ही है। तो यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगे उसके आसपास आप लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकोगे। Lysosomal vesicles contain almost all types of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes means hydrolases, जैसे कि lipase, protease, carbohydrases etc. हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो किसी भी तरह का ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म कर सके। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन कराएगा? कौन सा एंजाइम? प्रोटीएजेस। लिपिड का ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स कौन कराएगा? एंजाइम लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, ठीक है, कौन करवाएगा? एंजाइम कार्बोहाइड्रेजेस। एजेस वर्ड जहाँ पर आ जाए समझ लो वो किसी एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। और वो कैसा एंजाइम होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, यानी ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होगा। दे आर एक्टिव एट द एसिडिक pH। कैसे एक्टिव होते हैं ये? जब pH एसिडिक हो जाता है तब। दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को भी ये डाइजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है इसमें न्यूक्लिएजेस भी पाया जाएगा। न्यूक्लिएजेस भी एक तरह का एंजाइम हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम क्या करता है? बेसिकली इन सब चीज़ों का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम बच्चों आ जाते हैं चौथे टाइप के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, एंड दैट इज वैक्यूल्स। फाइनली ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पोर्शन होगा, लास्ट क्या बोलते हैं, मेंबर होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो दिस इज वैक्यूल। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो वैक्यूल वाला स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ प्लांट सेल में बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस कवर करने वाला ये सेल ऑर्गेनल होता है। बाकी एनिमल सेल में यूजुअली एब्सेंट रहता है, बट अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसे सेल ऑर्गेनल भी नहीं बोला जा रहा है एक तरह से। ये क्या है? एक ऐसा स्पेस है सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन से बाउंड कर दी गई है ना। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यानी कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है आफ्टर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उसका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पर जाकर स्टोर होगा? फाइनली वैक्यूल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, राइट। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल किस चीज़ से बाउंडेड रहता है? टोनोप्लास्ट से बाउंडेड रहता है। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया, वैक्यूल इज नथिंग बट अ स्पेस दैट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell। यानी कि प्लांट सेल में ये इतना बड़ा सा स्पेस कैरी करता है सेल के अंदर कि 50 से 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो यही कवर कर लेता है। बाकी का जो भी थोड़ा बहुत जगह बचता है ना, उसमें सारे ऑर्गेनल्स अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में कितना प्रोमिनेंट आपको दिखने को मिल रहा है कि ये एक प्लांट सेल है। दिस इज़ द सेल वॉल, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास आपको बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से दिख जाएगा। दिस इज गोल्जी बॉडी। ये क्या है? प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। एंड दिस वन इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या कंटेन करेगा? वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इन प्लांट, tonoplast facilitate the transport of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence their concentration is higher in vacuole than in
साइटोप्लाज्म। मतलब टोनोप्लास्ट का क्या काम होता है? टोनोप्लास्ट यानी ये वही मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को कवर कर रही है, उसका काम है आयंस और बाकी के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट का मतलब है मूविंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने के वजह से हो क्या जाता है, वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और बाकी के पोर्शन में साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाता है, क्योंकि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन हुई है आयंस वगैरह की। नाउ इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन। क्लास 10th में पढ़ा होगा लास्ट ईयर तो मैंने ही पढ़ा दिया था कि क्यों अमीबा के वैक्यूल को एक टेम्परेरी वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात कि वो सिंगल सेल होने की वजह से जब वो खाना मतलब इंजेस्ट करेगा वो अमीबा, तो उसका सेल रिस्पॉन्सिबल होगा उसके डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन के लिए, पर वो सेल का काम नहीं होता, वो काम हो जाता है वैक्यूल का। वैक्यूल उसे इंजेस्ट करके, उसको डाइजेस्ट करके और उसका एक्सक्रीशन कराता है। एंड एज सून एज द एक्सक्रीशन प्रोसेस इज फिनिश्ड, वो वैक्यूल्स गायब हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, फिर से रीअपियर हो जाते हैं अमीबा के सेल के अंदर जब कोई भी फूड पार्टिकल एंटर करता है उनके सेल के अंदर। तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी वैक्यूल। इन मेनी सेल्स, एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और जैसे जस्ट लाइक दिस, जैसा प्रोटिस्ट के लिए लिखा है ना, सेम वैसा ही अमीबा के लिए होता है। तो जैसा अमीबा में होता है सेम वैसा ही प्रोटिस्टा में भी होता है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्पररी वैक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड आफ्टर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस वो फिर से डिसअपियर हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इनसाइड अ सेल, इनसाइड एवरी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से सुनते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन। जब आप किसी भी सेल को स्टेनिंग करोगे ना, चाहे सैफरन की स्टेनिंग, वायलेट स्टेनिंग, व्हाटएवर, तभी आपको वो विजिबल होंगे। मे बी वो ट्रांसपेरेंट होता होगा। देयर नंबर, शेप एंड साइज पर सेल आर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि सेल के अंदर अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत तेज़ी से होना है, अगर उस सेल के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी जल्दी जल्दी परफॉर्म होनी है, तो वहाँ पर उस सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो जाएंगे। अगर कोई सेल ऐसा है जिसको कुछ नहीं पड़ी, हाँ ठीक है चलेगा, अगर उस सेल की में कोई ऐसी एक्टिविटी होने नहीं वाली है, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पाए जाएंगे। इट इज अ सॉसेज shaped or cylindrical having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, ठीक है। एंड लेंथ इसकी क्या है 1.0 to 4.1 माइक्रोन, यानी कि लेंथ अच्छी खासी लंबी है। एंड इसका जो विड्थ है वो बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड सा विड्थ है। देखो यहाँ पर इसे क्या किया गया है, इसे ऐसे हाफ ऐसा कट करके और यहाँ पे कट किया गया है ताकि आपको दिख सके। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, पहली मेम्ब्रेन ये वाली और दूसरी मेम्ब्रेन ये वाली, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपको इस तरह का क्रिस्टे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का आपको इनफोल्डिंग देखने को मिलेगा। बाहर की लेयर में कोई इनफोल्डिंग नहीं है, बाहर की लेयर बिल्कुल स्मूथ है, और जो इनर लेयर होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें आ जाती है बहुत सारी इनफोल्डिंग्स। तो अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब देखो जो ये इनफोल्डिंग है ना, जो ये क्रिस्टा है, तो इस क्रिस्टा के अंदर जो आप इस ग्रीन कलर का फ्लूइड देख रहे हो, दिस फ्लूइड इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। इस क्रिस्टा के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। अब फ्लूइड और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेसेस बच गई, रुको मैं दिखाती हूँ। ये जो स्पेसेस रह गई, ये वाली स्पेस, ठीक है, ये वाली स्पेस, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन
स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एवरीथिंग इज जस्ट प्रोमिनेंट एंड क्लियर। नाउ अगर एक की बात करें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। यूजुअली सेल के अंदर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सिंगल की बात करें तो वो एक माइटोकॉन्ड्रियन है। क्या है वो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के साथ, जो डिवाइड करता है अपने ल्यूमेन को इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट क्या है, मैट्रिक्स है, जो अभी मैंने आपको बताया, और उसी इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। और ये काम क्यों हो रहा है, इनफोल्डिंग्स क्यों बन रहे हैं, आप जितना ही अगर किसी भी सरफेस को कंस्ट्रिक्ट करोगे उसमें इनफोल्डिंग्स आ जाएंगे। वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अगर आप एक लंबे से फ्लेक्सिबल धागे को ऐसा छोटे से स्पेस में फिट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, वो बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बन जाएंगे। यानी कि अगर स्पेस आपके पास बड़ा है और आप इनफोल्डिंग्स कर रहे हो किसी की भी, तो अगर स्पेस और ज़्यादा बड़ा होगा तो वो इनफोल्डिंग्स खुल जाएंगी, तो वो उसकी सरफेस एरिया कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया हमें क्यों बढ़ानी है बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का सिंथेसिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। यही तो मेन एम है, गोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो इनर साइड में इनफोल्डिंग्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। Now, the two members have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. तो मैट्रिक्स जो है, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसके पास है सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70S का, और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे होता है, फिजन के थ्रू। सिंपल फिजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए अगर एक सेल है उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कुछ ही फ्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट। अगर जैसे ही उस सेल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि जल्दी जल्दी मेटाबॉलिक रिएक्शन कराओ, कैटाबॉलिज्म कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तुरंत उस माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन होना शुरू हो जाएगा एंड the number of mitochondria will increase inside the cell. फंक्शन क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब ग्लाइकोलिसिस होता है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, इधर एरोबिक और एनारोबिक। तो जब ग्लाइकोलिसिस होता है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये वाला प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन करेगा इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। अब उस पायरुवेट से जब कन्वर्जन होती है एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तब ये वाला प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। तो आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही है ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, क्या बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट, CO2 एनर्जी और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर। इसमें जो वो एनर्जी है ना, एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में तो स्टोर करना पड़ेगा, है कि नहीं। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करोगे, एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एटीपी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एनर्जी करेंसी। तो एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, वो जब फॉर्म होता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जस्ट
व्हाटएवर आई सेड वही लिखा हुआ है वहाँ पर भी। चलिए, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप बच्चों कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स 4 तरह के सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की। उसके अलावा आउटसाइड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा। अब आगे चल के अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बाकी के सेल ऑर्गेनल से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, जल्दी जल्दी अब हम लोग लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड बच्चों। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।